गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कैंडिडेट्स को, जबकि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में एसएससी जेईई का ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट कर दी है। वहाँ पे समय समय पर पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होती रहेंगी, स्पेशली जब एग्जाम आएगा तो उस समय आपको पीडीएफ्स मिलेंगी और बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगी। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। ऑप्शंस हैं ब्रायोफाइट्स, लाइकेंस, फंस, एल्गी। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का बेस्ट इंडिकेटर, अगर SO2 पॉल्यूशन है तो उसका बेस्ट इंडिकेटर कौन होगा, किसको यूज करना चाहिए? चार ऑप्शन है। लाइकेन सबसे सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन एयर में अगर है, और जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, मेनी लाइकेन स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन लार्ज एरिया। लाइकेन्स आर वाइडली यूज्ड एज इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स और बायो इंडिकेटर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइकेन इज यूज्ड एज, तो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, बायो इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है। अदर ऑप्शंस दिए हों, कहीं पे लिखा हो कैटलिस्ट है, रिटार्डर है या बायो इंडिकेटर है, तो बायो इंडिकेटर होगा। तो एक बाई प्रोडक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फिलहाल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज या इन विच ऑर्गन द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। जो फॉर्मेशन यूरिन होता है ये टेक्स प्लेस करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब किडनी के एक्सक्रीटरी यूनिट्स जिसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब नेफ्रॉन्स इसमें ऑप्शंस में नहीं है। नेफ्रॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक सेल्स प्रेजेंट इन द किडनीज। तो वही है सब टॉपिक, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि किससे आया है तो आप कहेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से आया, बट स्ट्रेस स्ट्रेन ऑप्शन में नहीं है तो आपको सॉलिड मैकेनिक्स प्रेफर करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रेफर करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी किडनी, बट रिमेंबर द फैक्ट दैट इज कॉल्ड न्यूफ्रॉन, सॉरी न्यूफ्रॉन नहीं, नेफ्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन किडनी होगा, यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अगला क्वेश्चन है, रेड रस्ट डिसीज ऑफ टी इज एन। टी में जो डिसीज लगती है रेड रस्ट, ये क्या है? फंगल है, एल्गल है, बैक्टीरियल है, वायरल है। रेड रस्ट डिसीज जो होती है एल्गी ऑफ द जीनस सेफरस की वजह से होती है, तो ये एल्गल डिसीज हो जाएगी। और सेफरस जेनस ऑफ पैरासिटिक सिंपल ग्रीन एल्गी का है, मतलब इसमें भी अगर बहुत स्पेसिफिकली जाएंगे कौन सी एल्गी डिसीज है तो ग्रीन एल्गी डिसीज आएगी, जबकि नाम इसका रेड रस्ट है। तो डिसीज काज्ड बाई टर्म्ड एज रेड रस्ट डिसीज काजेज डैमेज विच इज लिमिटेड टू द एरिया ऑफ एल्गल ग्रोथ ऑन लीव्स। अब जो भी डिसीज होगी वो पत्ती को नुकसान ही पहुंचाएगी, टेक्निकली बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। तो एल्गल डिसीज एंड मोर एफिशिएंट और वाइडर मैनर ग्रीन एल्गल डिसीज दैट इज रेड रस्ट। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर ग्रीन, रेड, ब्राउन एल्गी ऑप्शन में दे दिए जाए। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, पैलोनोलॉजी। जो फ्रेनोलॉजी है ये मेजरमेंट ऑफ बम्स जो स्कूल पे होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं मेंटल टेस्ट में। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन से रिलेटेड है फ्रेनोलॉजी। और पैलोनोलॉजी ये ब्रेन से रिलेटेड है, फ्रेनोलॉजी स्टडी रिलेटेड टू ब्रेन, तो आप बोल सकते हैं फ्रेनोलॉजी। और प्लांट, पोलन प्लांट से अगर रिलेट करके अगर पूछा जाए तो आपका ये पैलोनोलॉजी है। करेक्ट ऑप्शन जो पूछा गया था, स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, तो एंथोलॉजी करेक्ट ऑप्शन होगा, एंथोलॉजी, आंसर बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स, द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज ए वेजिटेबल। जो प्लांट वेजिटेबल के तौर पे यूज किए जाते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन से फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर जो होती है रिलेटेड टू द स्टडी है जो प्लांट बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल। इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सभी प्लांट्स आ जाते हैं जो बेसिकली वेजिटेबल्स होते हैं, वो ओलेरिकल्चर होते हैं। और अगर पूछा जाए पोमोलॉजी क्या है, तो पोमोलॉजी बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें फ्रूट्स और इसका कल्टीवेशन हम पढ़ते हैं, फ्रूट्स से रिलेटेड स्टडी होती है, दैट इज नोन एज पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट करना है 1 से 2 को, और आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। जो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन है, जो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन है ये किसने दी है? तो ये ह्यूगो डी वेरिस ने दी है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है वो 4th पार्ट से हो जाएगी। ह्यूगो डी वेरिस 1901 में दिया है, 1901 में दिया है। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये चार्ल्स डार्विन की है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन की है। 1 जीन 1 एंजाइम ये बेडली एंड टैटम की है, बेडली एंड टैटम की है, तो ये सी पार्ट हो जाएगा। अब बचा एक ही जो ऑपरेंट कॉन्सेप्ट है वो जैकब एंड मोनोड का है। जो ऑपरेंट थ्योरी है 1961 में जैकब एंड मोनोड ने दी थी। ऐसे क्वेश्चन आपके अगर इसमें 2 भी ऑप्शन आप पिक कर लेते हैं तो आप इजीली क्रैक कर पाते हैं क्वेश्चन को जनरली मोस्ट ऑफ द केसेज में।
जैसे थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ये ह्यूगो डी विरेस बहुत अच्छे से पता होता है बायोलॉजी के कैंडिडेट ने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ए का तो 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी और डी खत्म हो गए, और बी का 3 हो जाएगा तो ऑप्शन ए खत्म हो गया। इतने से आंसर मिल जाता है, तो बी का आंसर हो जाएगा 6 का बी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हैव नो ब्लड बट रेस्पायर्स। ब्लड सेल नहीं होती है इनमें बट सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं इनमें। ऑप्शन है हाइड्रा, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फिश। हाइड्रा जो होती है इसमें ब्लड नहीं होते हैं। हाइड्रा जीनस है स्मॉल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग्स टू द फिलम सैंड्रिया एंड क्लास हाइड्रोजोआ। फाइलम सिंड्रिया से ये बिलोंग करती है, सिंडारिया से बिलोंग करता है। कौन बिलोंग करता है? हाइड्रा बिलोंग करता है। हाइड्रा में क्या नहीं होता है? ब्लड नहीं होता है। They are native to temperate and tropical regions. Hydras are multicellular organisms because they have tubular body and have different sizes. Tubular body होना जरूरी है, अगर ब्लड नहीं है सर्वाइव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये होगा। बायोलॉजी एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से, चूंकि मैं भी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से हूँ, तो बहुत ज़्यादा आप ये समझिए कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में गहराई में इसका समझा पाऊँगा। तो एग्ज़ाम जो होता है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आने होते हैं, जिसमें 2 से 3 सभी के लिए करने लायक होते हैं, उसमें कोई चूकता नहीं है। 4 अननोन होते हैं जो जनरली छोड़ देते कैंडिडेट जो निगेटिव अटेम्प्ट करते हैं, फिर उन्हीं के नंबर 2 या 3 या 1 या माइनस या 5 या 6 नंबर आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में जब जनरल अवेयरनेस का आप पेपर वहाँ अटेम्प्ट करें तो ये ध्यान में रखें कि जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, हमारे नंबर आने वाले क्वेश्चंस से जो बनेंगे वो भी कट जाएंगे, इसलिए अटेम्प्ट वहीं करें जो आपको वहाँ पे आते हुए फील हो, या कम से कम गेसिंग जोन में जाए तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो 1000 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। जितने इंडिया में एग्जाम्स होते हैं जनरल साइंस में, अगर बायो है तो वो ओवर द ईयर रिपीट कर ही देते हैं, अल्टरनेट नहीं तो ईयर बाई ईयर दे देते हैं। That is mitochondria. Mitochondria is the correct option. Mitochondria are tiny organelles inside cells that are involved in releasing energy from food. This process is known as cellular respiration. It is for this reason that mitochondria are often referred to as the powerhouse of the cells. Cells that need a lot of energy, like muscle cells, can contain thousands of mitochondria. तो इनका मेन वही है, जब पावर हाउस ऑफ द सेल है तो समझ लीजिए कि कितनी पावर देते होंगे, एनर्जी देते होंगे। तो फिगर भी हमने दिखा दिया। इसकी PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर। आप जाइए टेलीग्राम से इसको प्राप्त कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में विद इन 24 आवर्स अवेलेबल होगी। द साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो G.J. मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल, ग्रोगर जॉन मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन्स और हेरिडिटी इनहेरिटेंस को स्टडी किया और उसके बारे में बताया, और इनके कई लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस तरीके के 3 लॉ हैं। ऐसे पूछा भी जाता है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हैज बीन गिवन बाय तो G.J. मेंडल, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज गिवन बाय G.J. मेंडल, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज गिवन बाय द G.J. मेंडल। तो ये 3 इनके लॉ हैं, अगर आप देखना चाहें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ऐसे क्वेश्चन जब वहाँ आते हैं तो छोड़ने के अलावा ऑप्शन नहीं है। जब ये आप पढ़ के जाएंगे इस वीडियो के थ्रू तो आपके पास एक ऑप्शन होगा रिमेम्बरेंस का, उसके आधार पर आप वहाँ क्वेश्चन लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन इज कॉल्ड। बेस सीक्वेंस को ही चेंज हो जाता है जो विद इन ए जीन, उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, क्लोनिंग, फ्यूजन, ब्रीडिंग। म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन इज ए चेंज इन जेनेटिक सीक्वेंस। म्यूटेशंस इंक्लूड चेंज एज स्मॉल एज सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए सिंगल DNA बिल्डिंग ब्लॉक्स और न्यूक्लियोइड बेस विद अनदर न्यूक्लियोइड। कुल मिला के ये एक डेफिनेशन है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन इज नोन एज म्यूटेशन। और म्यूटेशन के रिगार्डिंग हमने ऊपर बात कर रखी है, ह्यूगो वर्श जो उसके साइंटिस्ट थे 1901 में, तो वो भी नहीं भूलना है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज गिवन बाय हुम। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। कब दिया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1953 में। ये नीचे फिगर बना हुआ है, यू कैन हैव ए फीलिंग विच टाइप ऑफ double helical structure could be. The member of chromosomes pair found in the cells of human body. Human body में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जो डिफरेंट होता है। अगर मेल की बात करो तो XY होता है, फीमेल की बात करो तो XX होता है। जब XX आपस में मिल जाते हैं तो गर्ल चाइल्ड बनेगा। इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब फीमेल में XX होता है तो फीमेल ही जनरेट हो रही है, गर्ल का मतलब फीमेल जनरेट हो रही है। फीमेल में XX होता है तो उसका XX होना मतलब मजबूरी होगी, और XY होगा तो ऑब्वियस ही बात उसके अदर 2 ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन होता है तो वो मेल चाइल्ड होगा। तो इस पे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन 23 है। अगर यहीं पे मुझे नया क्वेश्चन बनाना हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑटोसोम्स।
and that question answer will be 22, because when we are talking about chromosomes, then autosomes plus sex chromosome is included. खैर, which combination, देखिए नया क्वेश्चन वही आ गया, which combination of chromosomes in mankind give birth to a male child? जब already I have told female have XX chromosomes, it means their XY have बॉय, और बॉय का एक्स वाई है, तो जब एक्स और वाई मिलेंगे तो हाँ, ये क्वेश्चन एक क्रिएट होता है कि वाई किसका मिलेगा। अरे वाई जब है ही नहीं फीमेल में तो वाई मिलेगा कैसे? वाई तो मेल का ही मिलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस है, इसमें कहीं कन्फ्यूजन अगर होती तो दिमाग में ये बात रखो, ये फीमेल है और ये मेल है, और जब इन दोनों से मेल बनेगा तो यही तो बनेगा ना, ये थोड़ी ना बन जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, वाई वाई का कोई मतलब नहीं, चूंकि ये दोनों पेरेंट हैं। पेरेंट का जो डीएनए होता है, अगर कोई बच्चा कोई भी हरकत कर रहा है, कोई भी सिम्टम उसका दिख रहा है, तो ये साइंस नहीं तोड़ पाई है कि उसके फादर में वो नेचर नहीं था, इसमें ये कहाँ से आ गया। अरे वो उसका उभार नहीं हो पाया था, तभी तो कहते हैं ना बायोलॉजिकल एक्शन है। अभी तक साइंस जो मान रही है चाइल्ड इज जस्ट ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अब स्पिरिचुअली ये कहती है इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इट हैज ए बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तो उसकी प्रमाणिकता नहीं है। उसमें यही है कि वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो फिर इससे भी संबंध पुराना है, जो पिता है इससे भी संबंध पुराना, बहुत लंबा खेल है, वो गणित नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली सोचिए, जो कंप्यूटर होता है उसकी कोडिंग ईटीसी या उसके डार्क वेब जो होता है, वो सबको सीखने के लिए जो मस्तिष्क हमारा है वो कितनी नॉलेज रखता है, कितने लोग इसमें बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, और वो माइंड किसने बनाया है। जैसे ये दिमाग आता है कि इतना हम एक्सप्लोर, एआई जनरेट किया, किसने किया? हवा से थोड़ी ना हुआ। इट इज जनरेशन ऑफ, मतलब एक तरीके की माइंड की ही तो पावर है, और उस माइंड का कोई ना कोई तो सर्वा होगा जो ऐसे थॉट्स ओवर द ईयर जनरेशन देता चला जा रहा है। कहाँ जंगलों में लकड़ी काट के भोजन बनाने से लेके आज हमें काम भी नहीं करना, रोबोट हमें भोजन बना के दे सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ और घटनाएं चाइना तक में हो रही हैं। हम आज कानपुर में होते हैं, कल हम दिल्ली में होते हैं कि भैया आप ट्वीट करते हैं हम ट्विटर पे कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमने वहाँ रोड शो किया, हम ऐसी पोजीशन पे हैं। मतलब कितना फास्ट फॉरवर्ड है। अगर यही बात किसी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बोल दी जाए कि आज आप यहाँ सोचो तो पहुँच जाओगे वहाँ, तो अब जब मैनुअली आप ऑपरेट करके ऐसे संसाधन बना के कर ले रहे हो, तो अगर कोई उन संसाधनों के बियॉन्ड भी एग्जिस्टेंस है तो उस पर सोचा जा सकता है। खैर ये बातें कोई अस्तित्व फिलहाल में नहीं रखती हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन सा एसोसिएटेड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब इसमें आप गलती कर सकते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें नॉन यूजेबल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल फॉर्म नाइट्रोजन, और ये फिजिकल मेथड होता है लाइटनिंग और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर की यूज से, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जैसे एजोबैक्टर है, राइजोबियम है, एनाबीना है, ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में, जिसको यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स। अब इतनी पूरी गाथा में मेन फंक्शन ये है कि जो फिक्सेशन होता है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी यूज होता है। इसके एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जो यूज होते हैं उसमें कौन बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो एजोटोबैक्टर, राइजोबियम यूज होते हैं। राइजोबियम सबसे ज़्यादा यूज होता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया व्हाट इज यूज्ड? बैक्टीरिया, राइजोबियम, ऑप्शन दे दिया। अब ये भी पूछा था, राइजोबियम कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ राइजोबियम? कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रोजन, कन्वर्ट नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो इसलिए ये नीचे चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी है, जो जब आप पीडीएफ में पढ़ेंगे सर्किल करके तो वो सारी चीज़ें आपको एक तरीके से मिल जाएंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन काज द डिसीज डायबिटीज इन ह्यूमंस? कहाँ पे डिसऑर्डर क्रिएट होता है कि डायबिटीज़ होती है? जगह जगह इस समय तो डायबिटीज़ के मरीज और उनके क्लिनिक्स आपको मिल ही जाएंगे पूरे इंडिया में। डायबिटीज़ एक कंडीशन है दैट हैपेंस व्हेन योर ब्लड शुगर बहुत हाई होती है, यानी ग्लूकोज बहुत हाई हो जाता है। इट डेवलप्स व्हेन योर पैंक्रियाज डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन और एनी एट ऑल, और व्हेन योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन प्रॉपरली। इंसुलिन नहीं क्रिएट करती पैंक्रियाज, तब ये प्रॉब्लम आती है डायबिटीज़ की। तो पैंक्रियाज से रिलेटेड है, करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इज काज्ड बाय, टाइफाइड जो होता है वो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। और ये बैक्टीरिया है। अगर ये भी पूछा जाए कि टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, आगे भी डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया वायरस किसकी वजह से होता है। और वंस सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आर इंजेस्टेड दे मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इनटू ब्लड स्ट्रीम, और बढ़ जाते हैं और ब्लड में शामिल हो जाते हैं, तो वो फीवर फिर खतरनाक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है टेटनस इज काज्ड बाई, टेटनस किसकी वजह से होता है? तो टेटनस एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ये आपके सामने मेंशन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होती है, जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होती है। जिम्नो जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म मतलब सीड, इसे नेकेड सीड भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जिसमें ओवरी ना हो, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स। जनरली लोग नाखून खाने लगते हैं, तो इसमें प्रोटीन होता है केराटीन। ऐसा नहीं कि नाखून खाना चाहिए, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि नाखून जो लोग खाते हैं वो एक गंदी आदत है, बट ये क्यों खाते हैं, क्या केराटिन चाहते हैं ये लोग। द प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स इज नोन एज केराटिन एंड इट मेक्स योर हेयर शाइनी एंड सिल्की वाइल आल्सो रिड्यूसिंग फ्रिज। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा केराटिन। लास्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ मेटियोसिक सेल डिवीजन चायस्माता आर फॉर्म्ड। किस फेस में मेयोटिक सेल डिवीजन, जो सेल थ्योरी है उसमें फेस होते हैं, मेयोटिक सेल डिवीजन कई फेस होते हैं, प्रोफेस है, मेटाफेस है। तो जो चायस्माता है ये कहाँ फॉर्म होता है? तो ये फॉर्म होता है आपका प्रोफेस में, प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस, प्रोफेस फर्स्ट। अब ये टर्म जो है, इनसे आपकी फीलिंग हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, बाकायदा सेल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो, कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करो, तो लास्ट के 1 महीने में महारत हासिल करने के लिए तो कभी नहीं कर सकते हो। और अगर उस तरीके से सोच के अपने आप को नेगेटिव करोगे तो और भी खराब चीज़ है। कभी भी आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे ने कभी एसएससी जेईई की तैयारी नहीं की है, पहले तो वो एसएससी जेईई के प्रति घृणा भाव रखेगा शुरुआत में, जो बिल्कुल फ्रेशर निकला है। फिर घृणा भाव के बाद थोड़ा बहुत देखेगा, फिर उस पर तमाम वर्जन देगा। बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अपने आप को देखेंगे कि हमें आता कितना है, इसका पैटर्न कैसा है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस में अगर नंबर बहुत कम रह जाते हैं तो मेरे बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी हमारे पास डिपार्टमेंट खराब आएगा। तो जो पहले की जनरेशन थी और आज की जो रियलिटी है उनमें बहुत डिफरेंस है। आज से 5 साल पहले एसएससी जेईई में आप अपीयर हो गए तो आप सिलेक्ट हो जाते थे, मतलब सामान्य इंजीनियरिंग नॉलेज के बेसिस पे रीजनिंग में आपके ठीक ठाक नंबर आ जाते थे। सिविल बहुत हैवी नहीं पूछी जाती थी, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स उतने इंटेलिजेंट नहीं होते थे। आधे से ज़्यादा बीटेक कैंडिडेट्स बैठते हैं, जबकि इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट आपकी, मतलब बीटेक तो एलिजिबल है ही। तो समय के साथ चीज़ें बदली हैं, इसलिए इस बात को रियलाइजेशन के साथ जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये बात रखिए कि हमारे सामने जो एग्ज़ाम के बचे हुए दिन हैं, इनमें हमें किसी चीज़ के पीछे, मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं कोई सिविल का क्वेश्चन अगर डिस्कस करूं कम्युनिटी पे तो अचानक से 6000 लोग आते हैं, और अगर वही क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है तो संख्या 700, 200, 300, 100, 50 कुछ भी हो सकती है। आपका जो ये रवैया है ये आपको असफलता का बहुत कायदे का टैग देता है, मतलब यू आर सर्टेनली विल बी नॉट सिलेक्टेड और यू विल गेट वेरी लीस्ट मार्क्स। क्योंकि ये जो आपका माइंड सेट है ना कि उसमें से 15 से ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, आप देख के थोड़ी ना आए। हो सकता है जनरल अवेयरनेस बहुत इजी आ जाए इस बार, वो अपने पूरे जब वेबसाइट को बदल सकते हैं तो वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं बदल सकते हैं। हो सकता है रीजनिंग बहुत टफ आ जाए, हो सकता है सिविल बहुत हल्की आ जाए। तो हर पॉसिबिलिटी को संभावना देना, किसी की बात को परमानेंट एक्सेप्ट नहीं करना, और प्रिपरेशन में सभी आयामों को बैलेंस करके चलना, ये महत्वपूर्ण होता है। डीपर लेवल पे बैठ के काम करना होता है। सुबह से शाम तक सिविल लगा रहे हैं और एक सामान्य प्रोबेबिलिटी नहीं जानते, कितना भी अच्छा पढ़ लें आप, 100 में 82, 80 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बहुत सामान्य तौर पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लें और वहाँ कंट्रोल रखें कि हमें 15 क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम 85 अटेम्प्ट करेंगे, उनमें से हमारे 75 या 70 सही होना तय है, वो बाकी 15 में से हम 3-4 नंबर ले जाएं। तो आपने वो 10 नंबर की लीड ले ली, मान लो सिविल दिन रात पढ़ के,
वो बंदा जनरल अवेयरनेस में आप पे 15 से 20 नंबर की लीड मारेगा और आप पीछे हो जाएंगे। तो अपने जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट बना रखे हैं कि ग्रिपिंग है, मतलब 85% ऑफ द एसएससी जेई प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स वो जनरल अवेयरनेस में जाना ही नहीं चाहते, खासकर जो 1-2 बार पेपर दे के 2, 4, 8, 10 नंबर ले आए वो जाना ही नहीं चाहते। वो उसमें जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि ये तो एक समुंदर है, इसमें हम खो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि गाइडेंस कहीं ना कहीं जरूरी होता है। इसमें भी जो लोग वीडियो देखते हैं, कौन यहाँ तक पहुँचा होगा जो मेरी बात सुन रहा है? अगर इसकी संख्या 500 1000 होगी तो उसमें पर 5 या 8 या 10 इतने लोग पहुँचे होंगे। क्योंकि इसका एनालिटिक्स मैं देखता हूँ ना, कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, कुछ लोग स्पीड से देखते हैं, कुछ लोग डाउनलोड कर लेते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें। although एनी स्टेप फ्रॉम यू विल नॉट अफेक्ट मी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर मुझे ऐसा फील होता है कि किसी को वीडियो में कोई गलती मिलती है, वो मुझसे क्वेरी करता है, मुझसे गलत, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन आपकी तरफ से पूरा देखें तो आपको बेनिफिट है, आधा देखें तो आपको अपने लेवल पे बेनिफिट फील हो रहा। मेरी तरफ से तो ये है कि मेरा एक ड्यूटी है, ये स्वांता सुखाय के लिए मैं काम करता हूँ। जब इसका बिजनेस एस्पेक्ट होगा तब पता चलेगा कि बिजनेस एस्पेक्ट क्या होता है। अल्दो मेरा अभी जो सीन है वो है कि स्लोली अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए और आपके वर्ड्स में, आपके काम में वो झलक होनी चाहिए जिसकी सबको नीड होती। कोई ऐसा नहीं है इस संसार में जो कोई भी काम कर रहा है, अगर वो पढ़ा रहा है तो पढ़ाने में परफेक्शन चाहता है, खेल रहा तो खेलने में परफेक्शन चाहता है। एडमिरेशन बाई प्रोडक्ट होता है। पीपल विल से गुड फॉर मी, फॉर दैट आई एम डूइंग थिंग। जैसे पीपल विल से गुड फॉर मी, अगर मैं यहाँ से सिविल डालने लगूँ तो मैं सिविल एडमराइजेशन के लिए नहीं डालना चाहता हूँ, ना व्यूज के लिए डालना चाहता हूँ। सिविल विल कम इन ए प्रोसेस, तो वो प्रोसेस होना चाहिए। अगर कोई जनरल अवेयरनेस पढ़ने आया तो उसे वीडियोस 20 क्वेश्चन अगर क्लिक करता है, प्लेलिस्ट उसमें नहीं मिला बायो का, तो ये तो मेरे लिए वो डिफेमेशन की चीज़ हुई कि यार कोई भी चीज़ पोर्शन कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल कहा तो 10-12 लोगों को उम्मीद थी कि टेलीग्राम चैनल पढ़ेगा, अब नहीं पढ़ा तो इसमें गलती मेरी मानी जाएगी ना। और अगर लेट पढ़ा तो उसमें ये माना जाएगा ठीक है कुछ रीजन्स रहे हैं इस वजह से लेट हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत अलग डायमेंशन चाहिए प्रिपरेशन के एस्पेक्ट में, फाइनल लेवल तक जाके ज्वाइनिंग हाथ में पाने के लिए। कोई भी चीज़ छोटी नहीं, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, चीज़ अपनी जगह डिफाइंड है। मतलब आप आदि ही हैं अगर कंपेयर करने के तो बात अलग है। और मुझे लगता है कि कंपैरिजन तो बातचीत के लिए होता है। आप जो जीते हैं लाइफ में वो कंपेयर करके नहीं जीते हैं। अगर समवन इज हैविंग वाटर ऑफ 5 रुपी देन ही इज ड्रिंकिंग द वाटर फॉर द बॉडी, इफ समवन इज हैविंग वाटर फॉर 20 रुपीज देन ही इज ड्रिंकिंग फॉर द बॉडी। तो इंस्टेंटली चीज़ें होती हैं। कंपैरिजन इज फॉर डिबेट not for feeling. Comparison is not existing for feeling. You impose feeling of comparison on yourself. That is your guts of not dealing with yourself properly. खैर इसमें तो हमने पीएचडी कर रखी है अगर ज्ञान देने की बात आए, और इसी वजह से मैं ज्ञान को पीछे करके आपको कंटेंट और एकेडमिक्स की बातें करता हूँ। वो जब सिचुएशन होगी, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तब देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली मेरी इन बातों से आपकी प्रिपरेशन करने की डायमेंशन में थोड़ा सुधार आएगा।